लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ में आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर 25वां चैप्टर शीत युद्ध व सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन, इस चैप्टर को आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि आइजनहावर सिद्धांत क्या था। आइजनहावर सिद्धांत क्या था। मध्य पूर्व के देशों को साम्यवाद से बचाने हेतु आर्थिक व सैनिक सहायता। मध्य पूर्व के देशों को साम्यवाद से बचाने हेतु आर्थिक और सैनिक सहायता को आइजनहावर सिद्धांत कहा गया। 6 नंबर ऑप्शन। शीत युद्ध की कटुता को बढ़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सिद्धांत उन्हें दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करते थे। आइजनहावर सिद्धांत के अनुसार अमेरिका इस क्षेत्र मिडिल ईस्ट को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद कहे जाने वाले खतरे से बचाने के लिए आर्थिक और सैनिक सहायता देगा, परंतु यह सिद्धांत इस क्षेत्र में सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ। 1962 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। सोवियत संघ का कोई सैनिक अड्डा अमेरिका की भूमि के आसपास नहीं था, अतः अक्टूबर 1962 ईस्वी में सोवियत संघ ने ऑपरेशन अनादिर के माध्यम से बेहद गोपनीयता के साथ क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र तैनात कर दिए। प्रत्युत्तर में अमेरिका ने क्यूबा के चारों तरफ घेराबंदी डाल दी। हर विमान या जहाज को संयुक्त राज्य अमेरिका रोकने लगा। इस घटना से अब सोवियत रूस और अमेरिका के मध्य युद्ध नितांत आवश्यक प्रतीत होने लगा, परंतु अंत में रूस ने अपने मिसाइल ले जाने वाले जहाज़ों का रास्ता मोड़ दिया तथा क्यूबा में स्थापित मिसाइल क्षेत्र को विखंडित करने को सहमत हो गया। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट समाप्त हो गया। शीत युद्ध के इतिहास में क्यूबा का संकट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनते बनते रह गया। अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी को बे ऑफ फिक्स अभियान नाम दिया। अगला प्रश्न है कि कोल्ड वॉर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। कोल्ड वॉर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। बर्नार्ड बरूच ने। 2 नंबर ऑप्शन। बर्नार्ड बरूच ने 1947 में कोल्ड वॉर शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इससे पूर्व 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध किन विचारधाराओं के मध्य हुआ। शीत युद्ध कौन सी विचारधाराओं के मध्य हुआ। पूंजीवाद और साम्यवाद। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ। प्रतिशत समझौता रूस और ब्रिटेन के मध्य। बाल्कन क्षेत्र में प्रभुत्व के प्रश्न पर अक्टूबर 1944 में स्टालिन और चर्चिल के मध्य समझौता हुआ, जो प्रतिशत समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूच योजना क्या थी। तो यह थी परमाणु नियंत्रण योजना। बारूच योजना अमेरिका द्वारा तैयार की गई, जिसमें अन्य देशों को परमाणु तकनीक प्राप्त करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का प्रावधान था। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत कौन सी घटना से मानी जाती है। यूनान के गृह युद्ध में अमेरिकी के हस्तक्षेप से। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने मार्शल योजना कब प्रस्तुत की। अमेरिका ने मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा कब प्रस्तुत की गई। तो मार्शल योजना प्रस्तुत की गई थी जून 1947 में। मार्शल योजना जून 1947 में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मार्शल के द्वारा घोषित यह योजना असल में ट्रूमैन सिद्धांत का ही आर्थिक विस्तारण था। इसको यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम ERP का नाम दिया गया और
दावा किया गया कि किसी देश या किसी वाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह अराजकता, भूख, गरीबी और हताशा के खिलाफ शुरू की गई एक आर्थिक योजना है। परंतु ऐसा माना गया कि यह आर्थिक मदद छलावा मात्र थी और इसका वास्तविक उद्देश्य यूरोप के विभिन्न देशों को अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना था, ताकि सोवियत संघ के साम्यवाद को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकना सुनिश्चित किया जा सके। रूसी विदेश मंत्री मोलोतोव ने मार्शल योजना को डॉलर साम्राज्यवाद की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि रूस ने मोलोतोव योजना कब प्रस्तुत की? मोलोतोव योजना रूस के द्वारा कब प्रस्तुत की गई? 1947 में। मोलोतोव योजना 1947 में प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार रूस ने 1949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद अर्थात कॉमकॉन काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि कॉमिनफॉर्म की स्थापना कब की गई? कॉमिनफॉर्म की स्थापना सितंबर 1947। द नंबर ऑप्शन। कॉमिनफॉर्म में 9 देश या उसकी साम्यवादी पार्टियां शामिल थी: सोवियत संघ, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस व इटली। इसे सोवियत संघ के द्वारा शीत युद्ध के शुरुआत की औपचारिक घोषणा माना जाता है। 1948 में यूगोस्लाविया ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उसे कॉमनफॉर्म से बाहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि विभाजित जर्मनी के 2 अलग अलग राष्ट्र कब बनाए गए? विभाजित जर्मनी के 2 अलग अलग राष्ट्र कब बनाए गए? 1949 में। 1948 के शुरू में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपने अपने हिस्सों को विलयन करके एक इकाई बना दिया, जिसे मई 1949 में पश्चिमी जर्मनी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जर्मनी संघीय गणराज्य कहा जाने लगा, जिसकी राजधानी बोन तय की गई। इसे मार्शल योजना के अंतर्गत काफ़ी वित्तीय सहायता दी गई। दूसरी ओर सोवियत रूस ने पूर्वी जर्मनी जर्मन जनवादी गणराज्य के संसाधनों का दोहन किया और पूर्वी जर्मन पिछड़ गया। स्टालिन को पश्चिमी जर्मनी के भागों का विलयन पसंद नहीं आया, क्योंकि विलयन के बाद अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र और विस्तृत हो गया था। बर्लिन रूसी क्षेत्र में स्थित था। जून 1948 में संयुक्त राज्य ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने क्षेत्रों में एक साझी मुद्रा ड्यूस मार्क आरंभ की, जिसका उद्देश्य उन्हें रूसी क्षेत्र से अलग करना था। रूस ने इन देशों पर दबाव डालने के लिए पश्चिमी बर्लिन तक सड़क और रेल द्वारा सामान और खाद्य सामग्री की आवाजाही पर रोक लगा दी। डाक सेवाओं को भी रोक दिया गया। 1948 में पश्चिमी देशों ने पूर्वी जर्मनी जर्मन जो जनवादी गणराज्य था को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। अगला प्रश्न है कि अंतिम रूप से जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? अंतिम रूप से जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को। द नंबर ऑप्शन। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई 1949 में। स नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कोरिया युद्ध 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953। कोरिया युद्ध 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 में अमेरिका द्वारा कोरिया अभियान को क्या नाम दिया गया? कोरिया युद्ध में अमेरिका के द्वारा कोरिया अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन स्ट्रगल। स नंबर ऑप्शन। कोरिया युद्ध को शीत युद्ध की अवधि का पहला गर्म युद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1955 में जिनेवा सम्मेलन में द बिग फोर में किसने भाग नहीं लिया? जुलाई 1955 में जिनेवा जो सम्मेलन हुआ था स्विट्जरलैंड में, इसमें द बिग फोर, इसमें 4 बिग फोर यानी कि 4 महान शक्तियों ने भाग लिया था। इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने इसमें भाग लिया था। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एंथोनी इडन ने भाग लिया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री फोरे ने भाग लिया था। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन ने नहीं, बल्कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बुल्गागिन ने जो ये इसके अंदर सम्मिलित हुए थे। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। द नंबर गलत होगा। सोवियत संघ की तरफ प्रधानमंत्री बुल्गागिन ने इसमें भाग लिया था।
अगला प्रश्न है कि कगारवाद की अवधारणा किसने दी? कगारवाद की अवधारणा किसने दी? जॉन फोस्टर डलेस के द्वारा। जॉन फोस्टर डलेस के अनुसार साम्यवाद के परिसीमन जो उस समय प्रचलित थी कि नीति अपर्याप्त थी, बल्कि वह साम्यवाद को पीछे धकेलने की नीति का प्रतिपादन करना चाहता था, जिसके लिए वह परमाणु अस्त्रों का प्रयोग की धमकी का सहारा लेना चाहता था। उसने कगारवाद की नीति प्रचलित की, जिसके अनुसार सोवियत संघ को धकेलकर वास्तविक रूप में नहीं बल्कि धमकी और संवादों के माध्यम से युद्ध के कगार तक ले जाने ताकि उसे रियासतें हासिल की जाए। उसका कहना था कि लड़ाई में पड़े बिना लड़ाई के कगार पर ले जाने की क्षमता नेता के जरूरी गुण है। अगला प्रश्न है कि वारसा पैक्ट कब बनाया गया? वारसा पैक्ट कब बनाया गया था? 14 मई 1955 ईस्वी को। 14 मई 1955 को सात अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा समझौता किया गया। इसके सदस्य थे अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और सोवियत संघ। इस सैनिक संगठन में भी हमले की स्थिति में सैनिक मदद पहुंचाने पर सहमति बनी। एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोल्ड वार पुस्तक किसने लिखी? कोल्ड वार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वाल्टर लिपमैन के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। शीत युद्ध में सर्वप्रथम किस रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका की यात्रा कर शीत युद्ध काल में शांति का प्रयास किया? शीत युद्ध में सर्वप्रथम किस रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका की यात्रा कर शीत युद्ध काल में शांति का प्रयास किया था? क्रुश्चेव। ए नंबर ऑप्शन। सोवियत नेता क्रुश्चेव की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा के परिणामस्वरूप क्रुश्चेव की 1959 की अमेरिका यात्रा ने रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाया, परंतु 1960 के U-2 जासूसी विमान कांड ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शीत युद्ध युद्ध स्थल में नहीं होता? शीत युद्ध युद्ध स्थल में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में होता है। शीत युद्ध जो युद्ध स्थल पर नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में होता है, यह बात किसने कही थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दे नंबर ऑप्शन। इसाक डोवर ने लिखा कि शीत युद्ध की प्रकृति ट्रोट्स्की के ब्रेस्ट लिटोव्स्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था कि न युद्ध और न शांति। एरिक हॉब्सबॉम ने शीत युद्ध को तीसरा महायुद्ध कहा तथा नेहरू ने इसे स्नायु युद्ध कहा। पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधाराओं का परस्पर संघर्ष शीत युद्ध कहलाता है। इस काल को तप्त शांति का काल भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच भयंकर तनाव होने के बावजूद उसमें युद्ध नहीं हुआ। अमेरिकी प्रशासन के युद्ध घोषों या राजनीतिज्ञों के भाषणों ने सोवियत संघ को उद्वेलित किया और शंका का वातावरण बनाया। यह सोच संशोधनवादी विचार कहलाता है। जॉन फोस्टर डलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए एक नैतिक धर्म युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 में द मूवमेंट सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह हुआ था क्यूबा के अंदर। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि त्रियो का प्रस्ताव किसने दिया? त्रियो का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रुश्चेव ने। क्रुश्चेव ने प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 महासचिव होने चाहिए, यथा एक अमेरिकी गुट का, एक सोवियत गुट का और तीसरा गुट निरपेक्ष देशों का। यह प्रस्ताव कांगो संकट के समय प्रस्तुत किया गया, जो त्रियोका का प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटलाइन समझौता 1963 हॉटलाइन समझौता 1963 किन किन राजनेताओं के मध्य हुआ? हॉटलाइन समझौता किन के मध्य हुआ था? क्रुश्चेव और कैनेडी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साम्यवादी देश में प्राग स्प्रिंग आंदोलन हुआ? किस साम्यवादी देश में प्राग स्प्रिंग आंदोलन हुआ? चेकोस्लोवाकिया। दे नंबर ऑप्शन। जनवरी 1968 में प्राग की सड़कों पर नियोजित प्रदर्शनों के बाद सोवियत समर्थक कट्टर साम्यवादी एंटोनिन नोवोतनी को त्यागपत्र देना पड़ा और सत्ता पर चेक कम्युनिस्ट पार्टी का लोकप्रिय सचिव अलेक्जेंडर दुब्चेक आसीन हुआ। दुब्चेक ने कठोर साम्यवादी नियंत्रण को समाप्त कर सुधारों के साथ लोगों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी, जिन्हें वह
मानवीय चेहरे वाला समाजवाद कहता है। लोग अपनी नई स्वतंत्रता से इतने प्रसन्न थे कि वर्ष 1968 में फरवरी से अगस्त तक की अवधि को प्राग का वसंत कहा जाता है। लेकिन मास्को के सम्मुख प्राग वसंत अन्य देशों में फैल जाने का खतरा पैदा हो गया। अतः 20 अगस्त 1968 को पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी और सोवियत सैनिकों की वार्सा संधि सेना ने ऑपरेशन डेन्यूब नाम से चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है कि इजराइल को मान्यता देने वाले प्रथम अरब नेता कौन थे? इजराइल को मान्यता देने वाले प्रथम अरब नेता कौन थे? अनवर सादात। बे नंबर ऑप्शन। दतोन या दितांत? दितांत क्या है? तनावपूर्ण संबंधों में स्थिरता। तनावपूर्ण संबंधों में स्थिरता। दितांत काल 1969 से लेकर 1979। 1973-75 का हेलेंसिंकी सम्मेलन दितांत का चरम काल माना जाता है। सॉल्ट का पूरा नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास की किस घटना को द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है? इतिहास की कौन सी घटना को द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है? अफगानिस्तान में रूस का हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव प्रणाली किस अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में विकसित हुई? स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव प्रणाली किस अमेरिकी राष्ट्रपति के काल में विकसित हुई थी? रिगन के काल में। सी नंबर ऑप्शन। जर्मनी का विभाजन किस सम्मेलन में किया गया? जर्मनी का विभाजन जो कौन से सम्मेलन में किया गया? पोट्सडेम सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन, इन दोनों के अंदर ही। सी नंबर ऑप्शन। याल्टा और पोट्सडेम सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने 4 भागों में बांट दिया था। अगला प्रश्न है कि द अननोन वॉर या द फॉरगॉटन वॉर के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? द अननोन वॉर या द फॉरगॉटन वॉर के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? कोरियाई युद्ध। सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष यूक्रेन रूस के प्रभाव वाले संघ से अलग हुआ? किस वर्ष यूक्रेन जो रूस के प्रभाव वाले संघ से अलग हुआ था? 1 दिसंबर 1991 को। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को कब भंग किया गया? सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को भंग कब किया गया? दिसंबर 1991 में। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विश्व व्यवस्था के संबंध में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदेश क्या है? आर्थिक विश्व व्यवस्था के संबंध में नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदेश क्या है? तो यह विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक नई आर्थिक योजना है। विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटने के लिए नई आर्थिक योजना। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध से तात्पर्य युद्ध होने के तनाव की स्थिति। शीत युद्ध। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध में अमेरिका की परिरोधन की नीति किससे संबंधित थी? शीत युद्ध में अमेरिका की परिरोधन की नीति किससे संबंधित थी? साम्यवाद के प्रसार को रोकने से। सी नंबर ऑप्शन। शीत युद्ध के दौरान परिरोधन की नीति की सबसे अच्छी व्याख्या ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। मार्च 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कांग्रेस से यूनान की आर्थिक और सैनिक सहायता के लिए 40 करोड़ की मांग करते हुए एक नीति की घोषणा की, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जिन स्वतंत्र जन समाजों की सशस्त्र अल्पसंख्यक समूह या बाहरी दबाव के द्वारा गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके प्रतिरोध को समर्थन देना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। ट्रूमैन के सिद्धांत के अनुसार साम्यवाद से स्वतंत्र दुनिया को खतरा था, जिसे अमेरिका को, जो स्वतंत्र दुनिया का मुख्य था, रोकना चाहिए। साम्यवाद के प्रसार पर रोक लगा देनी चाहिए और सोवियत विस्तारवाद को नियंत्रित कर देना चाहिए। यह सिद्धांत लगभग 30 वर्षों तक अमेरिकी विदेश नीति का आधार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का अंत संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इतिहास का अंत संकल्पना किसने प्रस्तुत की? और फ्रांसिस फुकुयामा ने।
फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने पुस्तक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में साम्यवाद के पतन व पूंजीवाद की विजय को इतिहास के अंत की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे, कुछ थ्योरी दे रखे। ये थ्योरी देने वाले कौन थे, इनके इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है कगारवाद। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कगारवाद का सिद्धांत दिया था जॉन फोस्टर डलेस के द्वारा। पेरेस्ट्रोइका का सिद्धांत गोर्बाचोव के द्वारा। स्टार वॉर का सिद्धांत रीगन के द्वारा। और डोमिनो सिद्धांत है जो आइजनहावर के द्वारा दिया गया था। तो इसमें ए, बी, सी और डी चारों ही सुमेलित है। बे नंबर ऑप्शन। 1941 में उधार पट्टा योजना किस देश ने शुरू की? 1941 में उधार पट्टा योजना किस देश ने शुरू की थी? अमेरिका ने। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए? किस घटना के कारण 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? क्यूबा संकट के पश्चात। विश्व का पहला अणु बम परीक्षण कब किया गया? विश्व का पहला अणु बम परीक्षण कब किया गया? 16 जुलाई 1945 को। आयरन कर्टन संबंधित है। आयरन कर्टन किससे संबंधित है? चर्चिल के फुलटन में दिए गए भाषण से। 6 नंबर ऑप्शन। फरवरी 1946 में स्टालिन ने कहा था कि साम्यवाद तथा पूंजीवाद शांतिपूर्वक कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इन दोनों में युद्ध उस समय तक असंभावी है जब तक साम्यवाद की पूर्ण विजय नहीं हो जाती। मार्च 1946 में चर्चिल, तब वह प्रधानमंत्री नहीं था, ने अमेरिका के मिसौरी राज्य में स्थित फुलटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में कहा, वोल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्ट तक फौलादी दीवार आयरन कॉटन खड़ी कर दी गई है। मार्च 1947 में ट्रूमैन के सिद्धांत वाले भाषण को भी शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है, जिसमें साम्यवाद को स्वतंत्र दुनिया के लिए खतरा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध काल में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस ने क्या क्या उपाय दिए थे? जॉन फोस्टर डलेस ने शीत युद्ध के काल में कौन कौन से उपाय दिए थे? कगारवाद की नीति दी थी, तीव्र प्रतिरोध की नीति दी थी, भयोत्पादक सिद्धांत का अवलंबन किया था और परमाणु हथियारों को बढ़ाने की बात की थी। कगारवाद की नीति, तीव्र प्रतिरोध की नीति, भयोत्पादक सिद्धांत का अवलंबन और परमाणु हथियारों को बढ़ाने की बात की गई थी। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही होंगे। कगारवाद की नीति, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस 1953 से 1959 साम्यवाद के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाने का समर्थक था। उसका मानना था कि अमेरिका को साम्यवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके दो सिद्धांत प्रसिद्ध है, व्यापक प्रतिशोध का सिद्धांत, जिससे उसका आशय परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने से था। दूसरा कगारवाद, जिसका अभिप्राय था कि सोवियत संघ को धकेलकर युद्ध के कगार पर ले जाना ताकि उससे रियायतें हासिल की जा सके। डलेस की इसी नीति के संदर्भ में स्टीवेंस ने 1956 में ब्रिंकमैनशिप शब्द का इस्तेमाल किया। इस दौर में हथियारों की होड़ नई ऊंचाई पर पहुंच गई। नवंबर 1952 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए परमाणु बमों से कई गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया गया। अगले वर्ष अगस्त 1953 में सोवियत संघ ने भी यह सफलता प्राप्त कर ली। दोनों महाशक्तियों द्वारा विनाशकारी हथियारों से लैस होने के कारण कगारवाद की नीति मानव जीवन के लिए भीषण खतरा पैदा हो गई। सुनिश्चित पारस्परिक विनाश (MAD) सिद्धांत का तात्पर्य था कि विनाशकारी हथियारों से सुसज्जित एक पक्ष दूसरे पक्ष को बर्बाद करेगा तो दूसरा पक्ष भी पहले पक्ष को नष्ट कर देगा। इससे परमाणु भयोत्पादन के सिद्धांत को बढ़ावा मिला, अर्थात परमाणु संपन्न देश पर कोई आक्रमण करने की हिमाकत नहीं करेगा। अतः परमाणु संपन्नता आवश्यक है। इसी कारण ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने अपनी परमाणु क्षमता का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिनो सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? डोमिनो सिद्धांत के प्रवर्तक आइजनहावर।
आइजनहोवर ने डोमिनो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार यदि दक्षिणी वियतनाम साम्यवादियों के कब्जे में आया तो अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का भी वही हाल होगा, जो पूरे एशिया में साम्यवाद फैल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजना को कालक्रम अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम में बताना है बाद की घटना कौन सी और पहले की घटना कौन सी, पहले बाद वाली घटना बतानी है। सबसे पहले नंबर पर है नाटो की स्थापना। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसके पश्चात है जो कॉमिनफॉर्म 1947 की है, सितंबर 1947 में मार्शल योजना भी 1947 के जून 1947 के अंदर, और ट्रूमैन सिद्धांत भी 1947 का है, मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, जून 1947 में मार्शल योजना और कॉमिनफॉर्म सितंबर 1947 में। नाटो की स्थापना 1949 में। तो इसको अवरोही क्रम में बताना है। सबसे पहले नाटो की स्थापना, उसके पश्चात कॉमिनफॉर्म, फिर मार्शल योजना और अंत में ट्रूमैन योजना। 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3 6 नंबर ऑप्शन। ट्रूमैन सिद्धांत मार्च 1947, मार्शल योजना जून 1947, कॉमिनफॉर्म सितंबर 1947, मालोतोव योजना 1947, कॉमेकॉन 1949, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, आइजनहोवर सिद्धांत मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस सम्मेलन 1960 की असफलता का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। पेरिस सम्मेलन 1960 की असफलता का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। U2 जासूसी कांड। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ संध्या दे रखे, यह संध्या कब की गई थी। सबसे पहले नंबर पर साल्ट फर्स्ट संधि जो हुई थी यह कब हुई थी। तो साल्ट फर्स्ट है जो 1972 की। साल्ट टू है जो 1979। तीसरे नंबर पर NPT 1968 का है, और LTBT 1963। CBD और ए नंबर ऑप्शन। साल्ट फर्स्ट 1972 में रूसी प्रधानमंत्री ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के बीच शस्त्रों के सीमित प्रयोग के लिए साल्ट फर्स्ट की संधि हुई। साल्ट टू 18 जून 1979 को ब्रेजनेव और जिमी कार्टर के मध्य साल्ट टू की संधि हुई। परमाणु संघर्ष को टालने की आवश्यकता को परस्पर मान्यता देते हुए तीन देशों ने अगस्त 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत वे पर्यावरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण रोकने के लिए सहमत हुए थे। फ्रांस और चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया, जो अपने स्वयं के परमाणु हथियारों को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके पश्चात ऐसी ही अनेक संधियों पर हस्ताक्षर हुए। 1968 में वाशिंगटन और मॉस्को ने परमाणु निशस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर किए। 1972 तक इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, परंतु इस समय तक कई देशों ने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए। फ्रांस ने 1959 में, चीन ने 1964 में, इजराइल ने 1968 में, भारत ने 1973 में परमाणु क्षमता वाले देश बन गए और उन्होंने परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयास जारी रखे। अगला प्रश्न है कि किस समझौते के तहत सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी ने शक्ति प्रयोग का परित्याग करने का निश्चय किया। कौन से समझौते के तहत सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी ने शक्ति प्रयोग के परित्याग करने का निश्चय किया था। मॉस्को बॉन समझौता। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि CIS संघ का निर्माण किस घोषणा से हुआ। CIS संघ का जो निर्माण है कौन सी घोषणा से हुआ। अल्मा अता घोषणा। दे नंबर ऑप्शन। बेलावजा घोषणा 8 दिसंबर 1991 को जारी। घोषणा के तहत यूएसएसआर से 11 देश स्वतंत्र हुए। अल्मा अता घोषणा 21 दिसंबर 1991 को औपचारिक रूप से CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन हुआ। यह सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों का गठबंधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के पतन पर अब विचार कर निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सोवियत संघ के
पतन से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी है। इन घटनाओं को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है क्रीमिया में गोर्बचोव की गिरफ्तारी। क्रीमिया में गोर्बचोव की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो क्रीमिया में गोर्बचोव की जो गिरफ्तारी हुई थी यह हुई थी अगस्त 1991 के अंदर। दूसरे नंबर पर है मॉस्को से मोटे तौर पर स्वतंत्र सोवियत गणराज्यों के स्वैच्छिक संघ बनाने का गोर्बचोव का प्रस्ताव। गोर्बचोव का यह स्वैच्छिक संघ बनाने का प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कब दिया था? तो यह प्रस्ताव भी 1991 में ही दिया गया था। जॉर्जिया द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। जॉर्जिया के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा यह भी 1991 की है, अप्रैल 1991। और चौथे नंबर पर है लिथुआनिया और लातविया में राष्ट्रवादियों के खिलाफ सोवियत सेना का इस्तेमाल। लिथुआनिया और लातविया में राष्ट्रवादियों के खिलाफ सोवियत सेना का इस्तेमाल। सोवियत सेना का इस्तेमाल कब किया गया? तो यह किया गया जनवरी 1991 में। तो इसके अंदर क्रमवाइज इसने निर्धारित करना है। सबसे पहले 4 नंबर आएगा जनवरी 1991, फिर अप्रैल 1991, 4, 3, 2 और 1। सबसे लास्ट में गोर्बाचोव की गिरफ्तारी अगस्त 1991, 4, 3, 2 और 1। ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना निम्नलिखित में से किस अवधारणा को दृढ़ करती है? नाटो की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को दृढ़ करती है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय गठबंधन। 6 नंबर ऑप्शन। उत्तरी अटलांटिक मैत्री संगठन नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक मैत्री संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसके सदस्य थे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे। बाद में और देश भी इसमें शामिल हुए। इस संगठन का मुख्य सिद्धांत यह था कि किसी एक सदस्य के ऊपर किए गए आक्रमण को सभी सदस्यों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। इसने सामूहिक आत्मरक्षा के सिद्धांत को भी अनुमोदित किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 51 में दिया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय पेरिस में रखा गया, जिसे बाद में बदलकर ब्रुसेल्स कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि आयरन कर्टन लोहा आवरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? आयरन कर्टन लोहा आवरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? चर्चिल के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। बे नंबर ऑप्शन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूर्व में साझा बाजार कहा जाता था। स्थापना 1957 में रोम की संधि के पश्चात विधिवत रूप से हुई, जिसके 6 सदस्य थे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। 1967 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय का विलय हो गया। आर्थिक शब्द को हटा दिया गया। यह सिर्फ यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से जाने लगा। EEG, ECSC और EUR, यूरोटोम, EC 1967। अतः सीमा शुल्क हटाकर साझा बाजार की स्थापना ने यूरोपीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्ट्रिक्ट संधि से यूरोपीय समुदाय को 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ के रूप में गठित किया गया। संघ की नई मुद्रा, जिसका नाम यूरो रखा गया था, अपनाई गई। यह मुद्रा 1 जनवरी 2002 को अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग हुआ? लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग हुआ? पूरे यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है नाटो, पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का सैनिक संगठन है। दूसरे नंबर पर है सेटो। सेटो जो है साम्यवादी विस्तारवाद के सामने संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। तीसरे नंबर पर है सेंटो। सेंटो जो है विभिन्न अरब देशों का संगठन है। और चौथे नंबर पर है यूएनओ, जो विश्व संस्था है। A, C, B और D। ये ए नंबर ऑप्शन। सबसे पहले नाटो की स्थापना शीत युद्ध के उत्तरदायी कारणों में से एक प्रमुख कारण था। पश्चिमी देशों द्वारा अप्रैल 1949 में बनाया गया
नाटो नामक सैनिक संगठन था। बर्लिन नाकेबंदी से पश्चिमी यूरोपीय देश भयग्रस्त हो गए। इससे पूर्व मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स सुरक्षा संधि बना रखी थी, जिसके तहत युद्ध की स्थिति में ये देश परस्पर सहयोग करने को सहमत हुए। उसी को आगे बढ़ाकर अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और पुर्तगाल ने भी संधि की, जिसे नाटो कहा गया। किसी एक सदस्य पर आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा। उनकी सुरक्षा एक संयुक्त नाटो कमान करेगी। इस संधि से अमेरिका अपनी अलग रहने की नीति को त्याग कर यूरोपीय देशों की संधि में शामिल हो गया। इस संगठन से सोवियत संघ में संदेह और विरोध की भावना प्रबल हुई। वे तेजी से अपने शस्त्रीकरण में लग गए। इधर अमेरिका ने यूरोप के नाटो देशों को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता दी। 1952 में यूनान और तुर्की को भी नाटो का सदस्य बना दिया गया। एक नाटो सेना का निर्माण किया गया और सदस्य देशों ने अपने सैन्य अड्डों को इस हेतु साझा किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1951 में अंजुस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट का गठन किया गया। 1954 में दक्षिणी पूर्वी एशिया संगठन सियाटो का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान। 1955 में तीसरा महत्वपूर्ण सैन्य गुट बना, जिसे पहले बगदाद समझौता के बाद में मध्य एशियाई समझौता कहा गया। इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और ब्रिटेन इसके सदस्य बने। इसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में खेती का सामूहिकरण किसने दिया? सोवियत संघ में खेती का सामूहिकरण किसने दिया था? स्टालिन ने। बे नंबर ऑप्शन। स्टालिन, जो कि लेनिन के उत्तराधिकारी थे, ने सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से 1953 तक नेतृत्व किया। स्टालिन ने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस साम्यवादी देश को साम्यवादी देशों के गुट से बाहर के देशों के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? सबसे पहले किस साम्यवादी देश को साम्यवादी देशों के गुट से बाहर के देशों के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी? पोलैंड को। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि वारसा संधि सेना ने ऑपरेशन डेन्यूब के तहत किस देश पर आक्रमण किया? वारसा संधि सेना ने ऑपरेशन डेन्यूब के तहत किस देश पर आक्रमण किया था? चेकोस्लोवाकिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान पर आक्रमण 1979 के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? अफगानिस्तान पर आक्रमण 1979 के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव। से नंबर ऑप्शन। ब्रेजनेव के शासनकाल को सामान्यतः गतिहीनता का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में पेरोस्त्राइका व ग्लास नोट्स की नीति किसने लागू की? सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका व ग्लास नोस्ट की नीति किसके द्वारा की गई थी? गोर्बाचोव के द्वारा। गोर्बाचोव ने साम्यवाद को बचाने के लिए इसके आधुनिकीकरण और इसमें परिवर्तन करने के प्रयास किए। उसे दो नए युग्म कार्यक्रम ग्लास नोट्स और पेरेस्ट्रोइका अपनाने के लिए जाना जाता है। ग्लास नोस्ट का अर्थ है खुलापन, सार्वजनिक कार्यों के संचालन में और विचारों की अभिव्यक्ति में खुलापन। इसका उद्देश्य सरकार, सोवियत इतिहास तथा समकालीन समाज की बेहतर समझ को बढ़ाना था। सुधार के इस अभियान के अंतर्गत सोवियत प्रणाली की भर्त्सना किए जाने को इस शर्त पर प्रोत्साहित किया गया कि साम्यवादी दल की आलोचना न की जाए। पेरेस्ट्रोइका का अभिप्राय था पुनः संरचना। पेरेस्ट्रोइका के अंतर्गत विकेंद्रीकरण, नौकरशाही द्वारा नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए बाजार में खुलापन। एक बार इन परिवर्तनों को लागू किए जाने पर यह भेद करना कठिन था कि कौन सी बात की अनुमति है तथा कौन सी की नहीं। इन साहसी पहलों ने राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक ताकतों को आज़ाद कर दिया।
जिसके सोवियत संघ के लिए नाटकीय परिणाम हुए। ये परिवर्तन 3 दिशाओं में हुए। पहला, इन्होंने सोवियत संघ के अधीनस्थ देशों में अलगाववादी विरोधात्मक आंदोलनों को उत्प्रेरित किया। दूसरे, इन्होंने सोवियत संघ के भीतर लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत बनाया, जिसके फलस्वरूप अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया। तीसरे, इनके कारण आर्थिक संकट बढ़ गया, क्योंकि सरकार खुला बाजार नीति अपनाने तथा राज्य द्वारा नियंत्रण स्थापित रखने के बीच अनिश्चितता की स्थिति में घिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्धकालीन निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शीत युद्धकालीन निम्नलिखित घटनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बर्लिन की घेराबंदी। तो बर्लिन की घेराबंदी कब की गई थी? बर्लिन की घेराबंदी 1948-49 में। 1948-49 के अंदर बर्लिन की घेराबंदी की गई। दूसरे नंबर पर हैरी ट्रूमैन के ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा। हैरी ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा कब की गई थी? यह की गई थी 1947 में, मार्च 1947 के अंदर, मार्च 1947 में। तीसरे नंबर पर हो ची मिन्ह द्वारा वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा। हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थापना की घोषणा कब की गई? यह की गई थी 1945 के अंदर। और चौथे नंबर पर है नाटो का गठन। यह किया गया था 1949 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर सी नंबर आएगा, हो ची मिन्ह द्वारा वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945। उसके पश्चात हैरी ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 1947, फिर बर्लिन की घेराबंदी 1948-49 और चौथे नंबर पर नाटो का गठन 1949। सी, बी, ए और डी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस पूर्वी यूरोपीय देश में गैर साम्यवादी सरकार बनी? पहली बार किस पूर्वी यूरोपीय देश में गैर साम्यवादी सरकार बनी थी? पोलैंड में, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी गणतंत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? रूसी गणतंत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? रूसी गणतंत्र का अध्यक्ष सुखारोव को, बे नंबर ऑप्शन। औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 26 दिसंबर 1991 को, दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश में साम्यवाद को वैधानिक रूप से समाप्त किया गया? कौन से यूरोपीय देश में साम्यवाद को वैधानिक रूप से समाप्त किया गया था? चेकोस्लोवाकिया में, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को कब ढहा दी गई? अब बर्लिन की दीवार को कब ढहाया गया? बर्लिन की दीवार को कब ढहाया गया था? 9 नवंबर 1989 को, 6 नंबर ऑप्शन। 9 नवंबर 1989 ईस्वी को पश्चिमी जर्मनी व पूर्वी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार 155 किलोमीटर लंबी आम जनता द्वारा ढहा दी गई। यह जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत थी। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कोरी भूमि योजना क्या थी? सोवियत संघ में कोरी भूमि योजना क्या थी? तो यह थी साइबेरिया व सुदूरवर्ती कजाकिस्तान में विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ाना। साइबेरिया व सुदूरवर्ती कजाकिस्तान में विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ाना, जिसे कोरी भूमि योजना कहा गया, बे नंबर ऑप्शन। कोरी भूमि योजना क्रुश्चेव ने 1954 ईस्वी में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव सिद्धांत ने मूलतः किस सिद्धांत की वकालत की थी? ब्रेजनेव सिद्धांत ने मूलतः किस सिद्धांत की वकालत की थी? ब्रेजनेव सिद्धांत ने मूलतः कौन से सिद्धांत की वकालत की थी? सीमित प्रभुसत्ता की, दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1948 में बलपूर्वक साम्यवादी देश बनाया गया? निम्नलिखित में से किस देश को 1948 में बलपूर्वक साम्यवादी देश बनाया गया था? चेकोस्लोवाकिया, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कब किया? सोवियत संघ ने प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? यह किया था 29 अगस्त 1949, बे नंबर ऑप्शन। 1957 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र ICBM का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस ने नाटो की सैनिक संरचना में से स्वयं को कब अलग किया? फ्रांस ने कब अलग किया हुआ था? 1966 में।
फ्रांस ने नाटो की सैनिक संरचना से स्वयं को 1966 में पृथक कर लिया, हालांकि वह नाटो का सदस्य बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टोपॉलिटिक क्या था? ओस्टोपॉलिटिक क्या था? पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के मध्य सुलह की नीति। पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के मध्य सुलह की नीति। 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच इसी तरह के आपसी सामंजस्य नीतियों का वर्णन करने के लिए नोर्ड पॉलिटिक शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इजराइल का मैंडेट किसे दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इजराइल का मैंडेट किसे दिया गया था? ब्रिटेन को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में शामिल किस राष्ट्र ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? सोवियत संघ में शामिल किस राष्ट्र ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? लिथुआनिया। से नंबर ऑप्शन। सोवियत संघ से विघटित हुए राष्ट्र आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान हैं। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के नेतृत्वकर्ताओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सोवियत संघ के नेतृत्वकर्ताओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर ब्रेजनेव का जो कार्यकाल रहा था 1964 से लेकर 1982 तक रहा था, 1964 से 82 तक। दूसरे नंबर पर चेरनेको का कार्यकाल रहा था 1984 से 1985 तक। तीसरे नंबर पर एंड्रोपोव का कार्यकाल था 1982 से लेकर 1984। और चौथे नंबर पर गोर्बाचोव का कार्यकाल था 1985 से लेकर 1991 तक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर ब्रेजनेव आएंगे, उसके पश्चात एंड्रोपोव, फिर चेरनेको और उसके पश्चात है जो गोर्बाचेव। 1, 3, 2 और 4 6 नंबर ऑप्शन। सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन 1922 से 1924 ईस्वी। दूसरे नंबर पर है जोसेफ स्टालिन 1924 से 53। जॉर्जी मोलेनकोव 1953 में मार्च 1953 से सितंबर 1953 तक। निकिता क्रुश्चेव 1953 से 64। लियोनिद ब्रेजनेव 1964 से लेकर 1982 तक। एंड्रोपोव 1982 से 84। कोस्टोटेटिन चेरनेको 1984-85 और मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से 1991 ये अंतिम थे। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ में 1989 में नहाने के लिए साबुन की मांग के मुद्दे पर सोवियत संघ में 1989 में नहाने के लिए साबुन की मांग के मुद्दे पर खान श्रमिकों की हड़ताल कहाँ शुरू हुई, जो 1917 के बाद सबसे बड़ी हड़ताल थी? यह हुई थी साइबेरिया के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। 1989 में खान श्रमिकों की हड़ताल हुई जो साइबेरिया से आरंभ हुई तथा कजाकिस्तान तक फैली और इसके बाद पश्चिम में यूक्रेन तक पहुंच गई। एक मुद्दा जिसने असंतोष उत्पन्न किया वह नहाने के लिए साबुन की उपलब्धि न होना था। 1917 के बाद की यह प्रथम बड़ी हड़ताल थी। अगला प्रश्न है कि ग्लासगो सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ग्लासगो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ग्लासगो सम्मेलन आयोजित हुआ था 1967 के अंदर। अगला प्रश्न है कि एकीकृत जर्मनी के प्रथम चांसलर कौन बने? एकीकृत जर्मनी के प्रथम चांसलर हेलमट कोल। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की मांग करने वाले चार्टर 77 का संबंध किस देश से? मानवाधिकारों की मांग करने वाले चार्टर 77 का संबंध किस देश है? चेकोस्लोवाकिया में 1977 में बुद्धिजीवियों और छात्रों सहित लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के एक समूह बनाया जिसे चार्टर 77 कहा गया। ये सभी मानवाधिकारों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजनेव सिद्धांत कब खारिज कर दिया गया? ब्रेजनेव सिद्धांत कब खारिज किया गया था? 1988 में। दे नंबर ऑप्शन। 1988 में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि सोवियत संघ ब्रेजनेव सिद्धांत को खारिज करता है, जिसके अनुसार पूर्वी यूरोपीय देश की साम्यवादी सरकारों को बचाने के लिए सोवियत संघ की फौजों को हस्तक्षेप करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनात्रा सिद्धांत का जन्मदाता कौन था? सिनात्रा सिद्धांत का जन्मदाता गोर्बाचेव। ए नंबर ऑप्शन। गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोपीय देशों को अपने मामलों को स्वयं सुलझाने को कहा। इस सिद्धांत का मजाकिया नाम दिया गया सिनात्रा सिद्धांत, क्योंकि सिनात्रा नामक गायक मशहूर गीत है माई वे, मेरा ढंग, और अरब सोवियत संघ इस विचारधारा का पोषक बन गया कि पूर्वी खेमे के देशों को अपने अंदरूनी मामलों का निर्णय अपने ढंग से लेने की स्वतंत्रता होगी और सोवियत संघ इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ विघटन के समय शासन परिवर्तन के लिए सर्वाधिक रक्तपात किस देश में हुआ? सोवियत संघ विघटन के समय शासन परिवर्तन के लिए सर्वाधिक रक्तपात किस देश में हुआ था? रोमानिया में। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखमल क्रांति का संबंध किस देश से? मखमल क्रांति का संबंध चेकोस्लोवाकिया। ए नंबर ऑप्शन। चेकोस्लोवाकिया में मखमल या वेलवेट क्रांति के पश्चात गैर कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जर्मनियों तथा पूर्व अधिभोगी शक्तियों के मध्य हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है? दो जर्मनियों तथा पूर्व अधिभोगी शक्तियों के मध्य हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है? 2+4 समझौता। दो जर्मनियों तथा पूर्व अधिभोगी शक्तियों ने एक संधि की थी जिसे उस समय 2+4 का समझौता कहा गया था। इसमें यह कहा गया कि एक नए एकीकृत जर्मनी की स्थापना की जाएगी जिसमें दो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी और बर्लिन शहर शामिल होंगे। बर्लिन नए देश की राजधानी बना। सोवियत संघ ने 1994 में अपनी सभी सेनाएं हटाने का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व कब संभाला? गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व कब संभाला था? 11 मार्च 1985 को। 4 नंबर ऑप्शन। सोलिडेरिटी संगठन का संबंध किस देश से? सोलिडेरिटी संगठन का संबंध कौन से देश से? पोलैंड से। पोलैंड में साम्यवादी सरकार का तख्ता पलटकर लेक वॉलेस के नेतृत्व में सोलिडेरिटी एकात्मकता नाम की पार्टी सत्ता में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा में सोवियत अमेरिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? जिनेवा में सोवियत अमेरिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1985 में। सोवियत अमेरिकी शिखर सम्मेलन नवंबर 1985 में जेनेवा, दिसंबर 1987 में वॉशिंगटन में, मई जून 1998 में मॉस्को में, दिसंबर 1989 में माल्टा में, मई जून 1990 में वॉशिंगटन में और 9 सितंबर 1990 को हेलेंसिकी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टासी क्या था? स्टासी क्या था? पूर्वी जर्मनी की खुफिया पुलिस जिसे स्टासी कहा गया। स्टासी पूर्वी जर्मनी की खुफिया पुलिस, सिक्योरिटेट रोमानिया की खुफिया पुलिस, केजीबी सोवियत संघ की गुप्तचर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कब समाप्त की? सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कब समाप्त की? मई 1949 को। 6 नंबर ऑप्शन। सोवियत संघ ने जून 1948 में नाकेबंदी की। यह नाकेबंदी 11 महीने जारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमिनफॉर्म कब भंग कर दिया गया? कॉमिनफॉर्म कब भंग किया गया? 1956 को। 1956 में कॉमिनफॉर्म को भंग कर दिया गया जिसके जरिए रूस उपग्रह देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में किस वर्ष को एनस मिराबिलिस कहा जाता है? यूरोप में कौन से वर्ष को एनस मिराबिलिस कहा जाता है? एनस मिराबिलिस कहा जाता है 1989 को। 6 नंबर ऑप्शन। यूरोप में 1989 को एनस मिराबिलिस आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्ष कहा जाता है क्योंकि जब इस साल की शुरुआत हुई तो ऐसा लगता था कि सोवियत रूस के उपग्रह देशों पर उसका पूरा नियंत्रण है, परंतु साल का अंत आते आते इन साम्यवादी उपग्रह देशों का घेरा टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? 1 जुलाई 1991 को। 1 जुलाई 1991 को।
तो ये थे शीत युद्ध और सोवियत संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब शीत युद्ध और सोवियत संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं चार्ट के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है 1941। 1941 में उधार पट्टा योजना शुरू की गई। 1941 में उधार पट्टा योजना शुरू की गई। अक्टूबर 1944, अक्टूबर 1944 में प्रतिशत समझौता हुआ चर्चिल और स्टालिन के मध्य। 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई 1945 को विश्व का पहला अणुबम परीक्षण किया गया। मार्च 1946 में चर्चिल का फुलटन में भाषण हुआ। फौलादी दीवार पर प्रथम। मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत आया। जून 1947 में मार्शल प्लान आया। 1947 में मालोतो योजना आई। सितंबर 1947 में कॉमिनफॉर्म की स्थापना हुई। स्टालिन द्वारा मार्शल योजना के जवाब में साम्यवादी पार्टियों का यह संगठन स्थापित किया गया। जून 1948 में कॉमिनफॉर्म से यूगोस्लाविया का निष्कासन किया गया। कॉमिनफॉर्म मुख्यालय यूगोस्लाविया के बेलग्रेड से रोमानिया के बुखारेस्ट में स्थानांतरित किया गया। जून 1948 में पश्चिमी जर्मनी ड्यूस मार्क मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। जून 1948 से मई 1949 बर्लिन नाकेबंदी की गई। 1948 में इजराइल निर्माण घोषणा की गई। 23 मई 1949 को जर्मन संघीय गणराज्य की स्थापना हुई। अप्रैल 1949 में नाटो का गठन। 1949 में कॉमकॉन हुआ। 1951 में अंजुस की स्थापना की गई। 8 सितंबर 1954 को सेटो का गठन हुआ। 24 फरवरी 1955 को बगदाद समझौता हुआ। 14 मई 1955 को वारसा पैक्ट हुआ। और 17 अप्रैल 1956 को कॉमिनफॉर्म भंग किया गया। इसके अलावा जून 1956 में पोलैंड को साम्यवादी देशों के गुट से बाहर व्यापार की अनुमति मिली। मार्च 1957 में आइजनहोवर सिद्धांत आया। सितंबर 1959 में क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। 13 अगस्त 1961 को जर्मनी की दीवार बनाना प्रारंभ। अक्टूबर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया। मार्च 1963 हॉटलाइन समझौता हुआ क्रुश्चेव और कैनेडी के मध्य। 1963 एलटीबीटी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई। 1967 6 दिवसीय युद्ध। 1967 में ग्लासगो शिखर सम्मेलन हुआ। 20 अगस्त 1968 को ऑपरेशन डैन्यूब चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गया। 1968 में प्राग स्प्रिंग आंदोलन हुआ चेकोस्लोवाकिया में। 1968 में एनबीटी परमाणु निशस्त्रीकरण संधि हुई। 1969 से 1979 तक दत्तांत काल था। 1972 में सॉल्ट फर्स्ट संधि हुई। सितंबर 1978 में कैंप डेविड वार्ता मिस्र व इजराइल के मध्य। 1979 में साल्ट द्वितीय संधि हुई। 1986 में परमाणु वैज्ञानिक सखारोव निर्वासन से मुक्त। 9 नवंबर 1989 को जर्मनी की दीवार गिराना प्रारंभ। फरवरी 1990 बहुदलीय राजनीति की शुरुआत। मार्च 1990 लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ। जुलाई 1991 में सैन्य संगठन वारसा पैक्ट भंग कर दिया गया। 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन रूस से अलग हुआ। 8 दिसंबर 1991 को बेलावजा घोषणा आई। 21 दिसंबर 1991 को अल्मा अता घोषणा की गई। 25 दिसंबर 1991 को गोरबाचेव का त्यागपत्र। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। अंत में सोवियत संघ के शासनाध्यक्ष। सबसे पहले व्लादिमीर 1922 से 24, जोसेफ स्टालिन 1924 से 53, जॉर्जी मोलेनकोव 1953, मार्च 1953 से सितंबर 1953, निकिता क्रुश्चेव 1953 से 1964, ब्रेजनेव 1964 से 82, एंड्रोपोव 1982 से 84, चेरनेको 1984 से 85 और
गोर्बाचेव 1985 से 1991 जो इसके अंतिम शासनाध्यक्ष थे। तो इसी के साथ ही आज का ये चैप्टर सोवियत संघ और शीत युद्ध समाप्त होता है। इसके पश्चात काल अंतिम चैप्टर 26वां नंबर चैप्टर गुट निरपेक्ष आंदोलन व तृतीय विश्व युद्ध का उदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन और तृतीय विश्व युद्ध का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।